कायदा दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा दिया था जी न्यूज ने यार कि रवीश का टाइम अब नहीं रहा प्राइम। Like here was a news anchor who was not only questioning the government but was also questioning his own audiences. जो लोग बच गए थे उन सब के भीतर ये विश्वास बचा रहा कि नहीं एनडीटीवी इतना स्ट्रगल कर रहा है, एक दिन बच जाएगा। This film is like the Titanic, but it's not about Jack and Rose. It's about the people who decided to stay back and continue playing their violins as the ship sank. एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है. It is literally कि हमारा मन है, तो आप कूद जाते हैं. तो उसमें क्या महीनों क्या सालों क्या आप you are just dedicating your life to tell a story. Why? Because you really want to. I am taking the risk of telling the story of today with the people of today for today. लोग अभी तक वैसे ही हैं, उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन धर्म का नशा ऐसा होता है ना कि वो कभी भी बाहर नहीं आने। सब लोग एक बेहतर न्यूज चाहते हैं. There is nobody who is switching on the news and saying बहुत ही शानदार न्यूज है, मजा आ गया. ठीक है, everybody wants to figure out a way to build a better news. और ये फिल्म उसी डायरेक्शन में एक कदम है. हम दूसरे के रिएक्शन में फिल्म को जज कर रहे थे कि ये फिल्म क्या है, और धीरे धीरे लोगों के रिएक्शन से पता करता गया, महसूस करता गया कि ये एक फिल्म कुछ शायद अपने समय का एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनकर उभरी है। देश में मीडिया की क्या हालत है उसको शायद बयां करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद 10, 20, 30 साल बाद जब हिस्ट्री में देखा जाएगा, इंडिया के इमरजेंसीज़ के बारे में जब बात की जाएगी, तो शायद मीडिया के रोल के बारे में बहुत सारी बात की जाएगी। लेकिन तब रिकॉर्ड रहेगा क्या? क्योंकि आज के जो गोदी मीडिया है वो कल पलटी भी खा सकती है, और फिर वो क्वेश्चनिंग मीडिया भी बन सकती है, और लोगों का क्या है वो तो बहुत जल्दी भूल ही जाते हैं। इसी फुल प्रोसेस में ये जो हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और उस डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वाइल वी वॉच, जिसको मैं कैसे बोलना चाहता हूं कि वाइल वी डिड नॉट वॉच, लेकिन जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और जो विनय शुक्ला ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है और रवीश को एक सूत्रधार रखकर एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके देखने का मौका मिला 2 दिन पहले, और हमने सोचा कि देशभक्त पर इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई क्यों गई है और इस डॉक्यूमेंट्री से हासिल क्या करने की कोशिश हो रही है। रवीश एंड विनय, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन देशभक्त। मेरे पास जनरली, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि मैं बहुत प्रिपेयर करता हूं एक इंटरव्यू के लिए, और आज भी बोलता हूं कि लाइव करने से पहले उतना मैं डरता नहीं हूं जितना मैं इंटरव्यू करने से पहले डरता हूं। मैं बहुत तैयारी करके आता हूं, क्वेश्चंस लेकर आता हूं, लेकिन आज मेरे पास कोई सवाल लिखित है नहीं, जो मन में है मैं आज वही पूछना चाहूँगा। और विनय, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इनसे तो खैर मैं बहुत बार बातचीत कर चुका हूँ, रवीश के लिए आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं इनका अनऑफिशियल इंटरव्यूअर हूँ, 2015 से इनको इंटरव्यू करते आया हूँ मैं, उसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा विनय कि आपने एक इस टाइम पर एक डॉक्यूमेंट्री बना, और ये तब हो रहा है जब ना कोई मैग्सेसे अवार्ड था, ना इनका कोई यूट्यूब चैनल था, और वो एक दौर था जब लोग पागल थे और जो भी टेलीविजन पर और गोदी मीडिया पर आ रहा था उस पर विश्वास कर रहे थे। उस समय आपको क्या सूझी कि एक एंकर जो अपने आप को 0 टीआरपी एंकर कहलाता है, उस पर जाकर आप डॉक्यूमेंट्री बनाओगे? देखिए, मैंने अपनी जब करियर की शुरुआत करी थी तो मैं फिल्मों में इसलिए घुसा था क्योंकि मुझे लगता था कि फिल्म्स कैन बी अ मीडियम ऑफ चेंज, है ना। हम फिल्मों से समाज बेहतर कर सकते हैं, चीज़ें बदल सकते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा रही है कि अपने समय की कहानियाँ कहने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज़, एंड हु बेटर देन जर्नलिस्ट टू टेल दैट स्टोरी। हॉरर स्टोरीज या स्टोरीज, बट चलिए, हाँ। अलग अलग स्टोरीज होनी चाहिए, है ना, आप अलग अलग कहानियाँ बता सकते हैं। तो मेरी को व्हेन आई वाज, जब मैंने रवीश के ब्रॉडकास्ट देखे करीबन 2018 में, अधिकतर आप न्यूज़ एंकर्स को जब पाते हैं तो ऑन देयर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट वो बड़ी ऊंची बातें करते हैं विथ रिगार्ड्स टू देयर ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस नंबर 1 है, वी आर हियर टू सर्व आवर ऑडियंस, जो ऑडियंस करेगी वो हम करेंगे, जो ऑडियंस कहेगी वो हम करेंगे। व्हेन आई केम अक्रॉस रवीश's ब्रॉडकास्ट, इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिज ऑडियंस, रवीश अपनी ऑडियंस को रेप्रिमांड कर रहे थे, एंड ही वॉज वेरी openly scolding them and saying that you're not doing the right thing,
और आप लोग सही नहीं देख रहे, और अगर कोई भी मेरा शो नहीं देखेगा फिर भी मैं अपना शो करूँगा. सो इट सीम्ड लाइक हियर वॉज एन a news anchor who was not only questioning the governments and various state governments, but was also questioning his own audiences. And it seemed like he, in my mind, or when I saw him, it seemed like somebody was being very vulnerable on air. Somebody, it seemed like here was somebody who had seen a better time, who had seen a better audience, and is now beginning to wonder if he is relevant vis-a-vis the society around him, vis-a-vis the audiences for his work. So I thought कि ये एक अच्छा starting point है of inquiry. मुझे पता करना था, I really wanted to understand, क्योंकि मतलब न्यूज़ के बारे में जब मैं न्यूज़ देखता था, मैं अपने दोस्तों से बात करता था, सब कहते थे कि हमने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है, बहुत एंग्जाइटी होती है. तो मुझे एक प्रकार की उत्सुकता थी कि ये इस प्रोफेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, are they feeling the same anxiety that the audiences are? और उसके लिए ये रवीश की कहानी I thought कुछ हो सकता है, something may happen. You have no idea where stories are going to go and what's going to happen. तो वहाँ से मैंने शुरुआत की. रवीश, मैंने आपको 2015 में सबसे पहले इंटरव्यू किया था, और आप हमेशा थोड़ा सोच के ही इंटरव्यू देना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप बोलना चाहते हो, और आप भी जानते हो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से निकलना है. और अखलाक के किलिंग के बाद आपने मुझे पहला इंटरव्यू दिया था, और तब भी जो आप में के अंदर जो क्रोध था, जो वनरेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो मैंने भी देखा हुआ है बहुत दिनों से. तो जब आपके पास कोई आया कि इंटरव्यू नहीं, अब तो मैं आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहूँगा, आपके साथ आपको ट्रेल करना चाहूँगा, 24 घंटे आपके साथ रहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि उस समय जब इतना ख़राब समय चल रहा था, आपके मन में क्या था कि ये इससे क्या होने वाला है? मुझे ये लगा था कि जो जिस व्यवस्था दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, कोई फिल्म बनाना चाहता है वो बनाने की कोशिश तो कर सकता है, मगर उसकी फिल्म बनेगी नहीं, और बन भी जाएगी तो प्रिया PVR मतलब इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि उस फिल्म को रिलीज़ कर दें. तो मुझे लगता था कि शायद ये लोग कुछ दिन बनाएंगे फिर चले जाएंगे, और कभी NDTV शायद परमिशन ही ना दे. लेकिन वो परमिशन विनय ने हासिल की, और मुझे लगा कि अगर वो परमिशन देते हैं तो मुझे एतराज़ नहीं. एक ये भी विश्वास था कि वो शायद परमिशन कभी ना मिले, लेकिन वो लेकर आ गए कि हम लोग कर सकते हैं. मेरे पास मतलब मैं अपने आप को पर्दे में रखने के लिए मेरे पास है क्या, मैं क्या करता हूँ. मैं घर से निकलता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, छोटे से कमरे में बंद हो जाता हूँ, वहीं टाइप करता हूँ. मुझे समझने में बहुत समय लगा कि घंटों इस प्रोसेस को शूट करने के दौरान ये इसमें फ़िल्म क्या निकल रही होगी, क्योंकि हम लोग भी तो एक उसी प्रकार के मीडियम में काम करते हैं. बाद में ये लोग मौजूद तो थे, मगर उस प्रेजेंस में भी इनका एब्सेंस क्रिएट हो गया. तो बाद में पता चलना बंद हो गया कि ये लोग साथ में हैं, और एक कंफर्ट भी था कि इतना थ्रेट के साथ मैं चल रहा हूँ. कार में 3 लोग हमेशा साथ में हैं, मेरे साथ हर जगह जा रहे हैं, फ़्लाइट में जा रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं. तो बैठे बिठाए एक पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मेरे आसपास हो जाता था. बहुत सारे लोग जो नज़दीक आते थे देखते थे ये तो उतर रहा है, तो ये अलग ही लेवल का बंदा है, तो 4 कैमरे लेके उतर रहा है, तो थोड़ा दूर रहा जाए. तो वो कंफर्ट भी मिलने लगा, और भूल गया कि ये फिल्म बना रहे हैं. और जब कोविड आया, जब ये चले गए, तो और भी लंबे समय के लिए दिमाग से उतर ही गया कि ये फिल्म बन भी रही है. अब समझ में आता है कि इस फिल्म में 5 साल का वक्त क्यों लगा इसको, और क्यों इन लोगों ने मेहनत की है, जब खुद दिल्ली में पहली बार देखा. पर ऐसा कोई कंसर्न नहीं था प्राइवेसी का, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मेरी निजी ज़िंदगी में जो नहीं है उसे भी लेके लोग डिस्कस कर ही रहे थे. और वो प्रैक्टिस धीरे धीरे हो भी रहा था, 2-3 साल हो चुके थे. लगा था ठीक है, बनाते हैं, बनाने देते. ये मेरे लिए खास करके, क्योंकि जो काम रवीश करते हैं कुछ हद तक यूट्यूब पर मैं भी करता हूँ, हम लोग का जो DNA है वो डेली DNA है. अभी का खबर है, अभी करेंगे स्टडी, अभी रिसर्च करेंगे, आज निकालेंगे. हम तो इसी जिंदगी में जीते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, क्या इंडिया में मेरे ख्याल से इस बात की समझ भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की जो कला है, और जो उसमें परिश्रम लगता है, और जो समय लगता है, 5 साल, अरे इसमें तो बड़ी बड़ी पिक्चरें में इतना टाइम नहीं लगता है. तो ये प्रोसेस को प्लीज थोड़ा समझाइए कि
इतना लॉन्ग, और ये आपकी बात नहीं है, दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्रीज बनते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के दुनिया में कि आपने एक प्रोजेक्ट पर 5 साल लगाए, लेकिन हाउ डज इट वर्क? पहली बात तो ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है। दूसरी बात, देखिए ये मेरी रवीश इन्होंने मेंशन किया है कि जब मैं NDTV के पास गया और मैंने कहा कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, टू देयर क्रेडिट उन्होंने परमिशन मुझे इमीडिएटली दे दी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है डू इट, बट काफ़ी जर्नलिस्ट हैं जो न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं, आप उनके रास्ते में मत आइएगा, ठीक है, जस्ट बी केयरफुल, काफ़ी स्टोरीज़ होती है, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, वो सब आपको संभालनी पड़ेगी, जो मेरी एक जिम्मेदारी थी, ठीक है। सो वंस आई बिगैन शूटिंग, पहली बात तो जब आप दौड़ना शुरू कर रहे होते हैं तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि इतने साल दौड़ना पड़ेगा। यू डोंट नो हाउ लॉन्ग द रेस इज़ गोइंग टू बी। आप एक ऑप्टिमिज्म से शुरू करते हैं कि ये शायद 2 साल में हो जाएगा ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। पर हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं, यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए कई बार आसान नहीं की जाती है, मुश्किल की जाती है ना। आप जब आप बनाते रहते हैं, यही समाज है जहाँ पे इंडिविजुअली लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर इंस्टीट्यूशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को अपनी सारा का सारा काम उसको खुद ही करना है। जैसे मैं शुरुआत से मैं था, अमान था, फिर रेशमा ने ज्वाइन किया, फिर कल्हान ने ज्वाइन किया, कुछ और साथियों ने ज्वाइन किया। तो हम गाड़ी भी चलाएं, ठीक है, हम खाना भी पकाएं, हम शूट भी कर रहे हैं, हम घर में आग भी लग गई, हाँ, और हम साउंड रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, घर में आग लग रही है, कभी पानी आ रहा है, ये वो, तो वो आप सारा का सारा, इट्स अ वेरी गुरिल्ला यूनिट वेर इन एवरी पर्सन, एवरी टीम मेंबर इज़ एन ऑथर, ठीक है। वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। धीरे 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 करते, पहले तो एक हमारी जिम्मेदारी होती है फिल्म शूट करने की, है ना, कि जो आप कहानी ढूंढ रहे हैं, डू यू हैव इट ऑन कैमरा। मैं बहुत ही इनसिक्योर फिल्म मेकर हूँ, तो मैं तो रोज़ शूट करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो मतलब महीने में 7 दिन शूट करके बोलते हैं मेरा माई जॉब इज़ डन। मैं महीने में 35 दिन शूट करूँ अगर इफ़ गिवन एन ऑप्शन। सो आई व्हेन यू आर शूटिंग, आपकी एक जिम्मेदारी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमको पता नहीं था कि हमारी स्टोरी क्या होगी, पर हमको वेरी इनिशियली आई अंडरस्टूड द स्पिरिट ऑफ द फिल्म, that this film is like the Titanic, but it's not about Jack and Rose. It's about the people who decided to stay back and continue playing their violins as the ship sank. Right? So I knew कि मैं उस spirit को capture करने की कोशिश कर रहा हूँ। Once I was done with the shoot, फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि ठीक है, अब जो शूट तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, अब इसको एडिट करना पड़ेगा ताकि इसमें एक नैरेटिव निखार आए। लेकिन जब आप शूट करने गए, जब आपने इनिशियली जो बोला जाता है स्टोरी बोर्डिंग, अब मैं समझ सकता हूँ कि स्टोरी बोर्डिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है कि उनको कल कोई अवार्ड मिलने वाला है, या कल चैनल बंद होने वाला है, या केस होने वाला है चैनल पर। तो फिर प्रोसेस क्या था कि आपने बस सोचा कि मैं जाकर रवीश को फिल्म करूंगा और उनकी जीवन गाथा में जो भी हो रहा है और जो उनको गालियां पड़ रही हैं, थ्रेट्स पड़ रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, थोड़ा बहुत तो आपकी एक आर्टिस्टिक जर्नी होती है कि आपका समाज किस तरफ जा रहा है, आपके लोग किस तरफ जा रहे हैं, और आपकी खुद की एक चेतना किस तरीके से गढ़ी है। आप उन पे योर मेकिंग अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। थोड़ा बहुत आपको नहीं पता होता है कि रवीश या NDTV के साथ क्या होने वाला होता है ना, पर थोड़ा बहुत आपको पता भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप टोटली ब्लाइंड जा रहे हैं। यू आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड लीप ऑफ फेथ एंड यू होप कि ठीक ठाक हो जाएगा। जब आप शुरू में, क्योंकि आप कैमरा लग रहा है, पैसा लग रहा है, लोगों की सैलरीज लग रही हैं, मुझे भी पता नहीं है कि जो मैंने टीवी पर रवीश देखा है और जो मैंने काफ़ी कुछ देखा है, एक बार मैं शूट करना शुरू करूँगा तो फिर क्या होगा, क्या पता चलेगा, व्हाट इज़ इट दैट आई एम गोइंग टू फाइंड, क्या होने वाला अलग निकले थे। काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कवर करी। तो देर इज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ प्लानिंग एंड देन देर इज़ अ होल लॉट ऑफ सरप्राइज। और फिर इन दोनों का जो मिश्रण जो आपके पास होता है, वो आप फुटेज में कैप्चर करते हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू स्टे वन स्टेप अहेड एंड शूट फॉर मेनी प्रोबेबिलिटीज़। शूट करते करते फिर जब जैसे मैंने कहा कि फिर वो फिल्म एडिट पे गई। मेरे एडिटर हैं अभिनव, जिन्होंने मेरी लास्ट फिल्म को एडिट करी थी, ये फिल्म एडिट करी है। उनके साथ रेशमा थी ऑन स्टोरी, अदिति, कार्तिक, अमान, ये सब लोग, मेरी टीम काफ़ी अच्छी थी। तो हम ड्यूरिंग कोविड के लॉकडाउन में, जब मतलब एवरीबडी वाज वेरी एंग्शियस, इवन आई वाज वेरी एंग्शियस, हमने अपना पूरा का पूरा कोरोना ये फिल्म एडिट करते निकाला।
और जितनी हमारी एंग्जाइटीज थी पर्सनली वो फिल्म में डाल दी। एंड देन ऑफ कोर्स फिर फिल्म को फेस्टिवल में लेके जाना, अब इसकी इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करना, हर स्टेज पर एक प्रकार से चीज़ें मुश्किल हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर जहाँ भी मैंने ये फिल्म दिखाई है मुझे इंडिविजुअली लोगों से बहुत प्यार मिला है। मुश्किल काम है पर प्यार बहुत मिलता है। मूवी पर आते हैं और उसके केक कटिंग सीन पर आते हैं जिसने मेरे ऊपर तो काफ़ी प्रभाव छोड़ा है। बट रवीश, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ज़िंदगी में 2 ही 3 लोगों से मुझे मिलने का मन है और आप उनसे मिले। मैं जॉन ऑलिवर की बात कर रहा हूँ। मूवी अमेरिका में स्क्रीन होती है, जॉन ऑलिवर आकर रिकॉर्ड पर कहते हैं कि अगर आपको पिक्चर पसंद नहीं, अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं, तो प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट्री में नहीं है, आप में है, मैंने ऑडियंस में है। दैट इज समथिंग, बहुत बड़ी बात है जो जॉन ऑलिवर से आ रही है। तो ये बताइए कि फ्रॉम द पॉइंट कि जब आपने लगा कि भैया ना तो परमिशन मिलेगा ना तो पिक्चर पूरी होगी, फिर पिक्चर भी पूरी हुई, फिर पिक्चर की स्क्रीनिंग भी हुई, फिर अमेरिका में उसको स्क्रीन किया जा रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई थिंक एक्सटेंड किया गया है उसके शो को, एक महीना एक्सटेंड किया गया। तो जब और इतने लोगों से जो अप्रिसिएशन जब मिल रहा है, तो वो जर्नी क्या था फ्रॉम अ स्मॉल एनडीटीवी रूम टू बहुत बाद में जाकर एहसास होना शुरू हुआ कि विनय ने कोई बड़ा काम किया है। डिटैचमेंट मेरा बहुत एक अलग तरीके का था फिल्म का, और विनय ने हमेशा फिल्म को लेकर एक डिस्टेंस भी रखा कि ये मतलब एक दोस्ती में कन्वर्ज ना हो जाए कैरेक्टर और डायरेक्टर में। और मुझसे कहा गया कि देखना चाहोगे, तो पहली बार तो मैं ठीक से नहीं देख पाया था, मैं किसी और शहर में था। और ब्रिटेन में जब मैं घूम रहा था इस फिल्म के साथ, तो खुद को मतलब जुटा नहीं पाया कि जाके मैं भी फिल्म देखूं। और ख़ासकर तब जब बाफ्टा के थिएटर में इस फिल्म को हो रहा था, और हम सब कवर किया करते थे कि इस बार की इस फिल्म को बाफ्टा अवार्ड मिला है, और मैं विनय के साथ उसकी बिल्डिंग में था, तब भी अर्ज नहीं हो रहा था कि अंदर जाकर देखूं। कोई दूसरा कैरेक्टर होता या फिल्म मेकर होता तो ज़रूर अंदर बैठकर देख रहा होता। हम दूसरे के रिएक्शन में फ़िल्म को जज कर रहे थे कि ये फ़िल्म क्या है, और धीरे धीरे लोगों के रिएक्शन से पता करता गया, महसूस करता गया कि ये एक फ़िल्म कुछ शायद अपने समय का एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनकर उभरी है। और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर लोगों ने रिएक्ट किया है, वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई फैंस थे, सिनेमा के सामान्य दर्शक लोग भी देख रहे थे। और अमेरिका तक जाते जाते थोड़ा और एहसास गहरा हुआ कि मैं किसी फिल्म के सिलसिले में यहाँ खड़ा हूँ, तो और थोड़ा नॉर्मल हुआ लंदन की तुलना में। और जब इस शहर में स्क्रीनिंग हुई तब पहली बार ठीक से मैंने, जब आप देख रहे थे उस वक्त मैं देख रहा था, और उस वक्त 2 रात तो मैं सो नहीं सका मैं उस फिल्म के साथ। और मैं ये जानता था कि मैं इस फिल्म को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्यों मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत हार्ड एविडेंस है, बहुत लाइव एविडेंस है। खुद को उसे देखते ही मैं उस पूरे टाइम जोन में चला जाता हूँ, और एक दर्शक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, मैं अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा होता हूँ। अब बहुत चीज़ें देख ली गई हैं, बहुत चीज़ों से गुजरा हूँ, और भी बहुत सारे लोग मिले हैं जो इससे भी बुरे दौर से गुजरे हैं, लेकिन उस समय एकदम सब कुछ पहली बार ज़िंदगी में हो रहा था। तो वो फिल्म मेरे दिमाग पे इतनी ही असर करती है कि मेरी नींद उड़ जाती है। तो उस डर से मैं बहुत डर रहा था कि फिल्म देखूं नहीं देखूं। जब जॉन ऑलिवर आते हैं, और विनय के रिएक्शन से ही मुझे पता चल रहा था कि जॉन ऑलिवर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और विनय बार बार कहते थे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं और नॉर्मल होता जा रहा था कि ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये थी जॉन ऑलिवर की का अपना व्यक्तित्व। वो जब आए तो उन्होंने कहीं से भी ये नहीं लगने दिया कि वो कोई बड़ी चीज़ है। वो समय से बहुत पहले आए और बहुत कुछ तैयारी कर आए थे, पूरा 10-15 पन्ना का रिसर्च लेकर आए थे, फिल्म को 2 बार देख कर आए थे, और उन्होंने विनय से काफ़ी डिटेल इंटीमेट डिस्कशन किया,
मुझसे मेरी ख़राब अंग्रेज़ी में बहुत ध्यान से मुझे सुना कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो कितने लोगों के साथ काम करते हैं, He मैं got the कितने point. He got the point. और मुझे लगता है कि जॉन ओलिवर ने जो भी कहा वो एक रूटीन रिएक्शन नहीं था, बहुत ही कंसीडर्ड ओपिनियन था उनका 2 बार फिल्म देखने के बाद और सब्जेक्ट से मिलने के बाद, फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद जो Q&A हो रहा था उसमें तो वो विनय से बात कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले इतने पेशेंस के साथ 40 मिनट खड़ा होकर विनय से बात करना, उसको समझना, मुझे लगता कई लोगों ने इस फिल्म को रिस्पेक्ट दिया बाहर, पर डेफिनेटली जॉन ओलिवर ने ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ उस फिल्म के बारे में कमेंट किया है, देखा है, अप्रिशिएट किया है और रिस्पेक्ट दिया है। विनय, फिर इस पर आते हैं थोड़ा सा, अगर भक्त बैनर्जी भी एंट्री मार ले, अब इस चीज़ पर आते हैं कि ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री क्या है, क्योंकि आपने जर्नलिज्म का एक फलक्रम रूल तोड़ा है जिसको कहा जाता है द जर्नलिस्ट शुड नेवर बिकम द स्टोरी। बहुत ही बोरिंग रूल है। रूल है। तो जब मैं भी इसमें विश्वास नहीं करता, जो ये बोलते हैं, सोच रहे भक्त बैनर्जी पूछ रहे हैं सवाल, जो ये सवाल आपसे बोलेगा नहीं बट ये तो फलक्रम रूल है, आपने तो स्टार बना दिया किसी को, आपने एक इंडिविजुअल को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाया, तो व्हेन यू डिफाइन दिस मूवी, तो आपका डेफिनेशन क्या है? इज इट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन रवीश? इज इट व्हाट इज इट? इज इट अ कमेंट्री ऑन मीडिया? एक पैराग्राफ में इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? देखिए, अगर जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज ऑफ आवर टाइम्स एंड हु बेटर देन अ जर्नलिस्ट टू टेल दैट स्टोरी, ठीक है? जो रूल बनाया गया है, आई एम श्योर इट होल्ड्स वेरी वेल इन अ लॉट ऑफ सिनारियोज, इसलिए शायद अब तक चल के आया है। बट आफ्टर अ पॉइंट सारे रूल्स थोड़े रिडंडेंट हो जाते हैं, उनको चैलेंज करना चाहिए और हमारा काम है उनको इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना। ये फिल्म किस बारे में है? मैंने ये फिल्म अलग अलग कारणों से बनाई है। जैसे आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा डिसेंसिटाइज हो गए हैं टू व्हाट्स हैपनिंग विद इन द मीडिया। अब हमें फ़र्क पड़ना एक प्रकार से, मुझे तो लग रहा था कि कम होता जा रहा है, कि न्यूज़ में जो भी हो जाए ना, एक प्रकार से वी डोंट केयर। मुझे ऐसा लगता है कि बिना एक बेहतर न्यूज़ के हम एक बेहतर समाज नहीं बना सकते। आई वॉच द न्यूज़ एवरी डे होपिंग टू लर्न समथिंग दैट विल मेक माई लाइफ बेटर। अब जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने वो उम्मीद न्यूज़ से छोड़ दी है, तो मुझे डर लगता है और मुझे चिंता होती है। मेरी कोशिश है इस फिल्म के साथ कि आपको रवीश से 1000 प्रॉब्लम हो सकती है, NDTV से 1 लाख प्रॉब्लम हो सकती है, और होनी भी चाहिए। हम सबके अलग अलग सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। नहीं, पिछले कुछ महीनों से अब प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है, एक प्रकार से हमको एक सेंसिटिविटी अपने आप में जागरूक करने की ज़रूरत है। हमने इस मीडिया और अपने इंफॉर्मेशन इकोस्फीयर को लेके जो हमारे स्टेक्स होने चाहिए, इसमें जो कंसर्न होने चाहिए, वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए हैं। मेरी कोशिश है कि लोग थोड़े सेंसिटाइज हो जाए। मुझे किसी को कन्वर्ट करने के, मुझे किसी को सड़क पे ला के खड़ा करके आंदोलन कराने का कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, तो बस थोड़ी सेंसिटाइज हो जाए। डू यू थिंक दैट ये लोगों को चेंज कर पाएगा, या मोर इम्पोर्टेंटली जो मुझे लगा कि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जब लोग अपने सेंस पे आएंगे तब उनको ये देखकर समझ में आएगा कि किस तरीके से गया। मुझे दोनों ही नहीं लगता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि फ्यूचर, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि यू नो इन द फ्यूचर ईयर्स पीपल विल सी, आई गो लाइक मुझे पता ही नहीं है। 5 साल बाद मुझे कोई, मैं किसी को यू नो सैडली दे मे बी अ पेंडेमिक एंड आई मे नॉट बी अराउंड 5 years फ्रॉम नाउ, तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैं किसी फ्यूचर में की अनसर्टेनिटीज़ में कोई कुछ भी सुकून नहीं पाता हूँ कभी भी। मुझे ऐसा लगता है आज इतना कुछ दाव पर है, इतना कुछ हम बेहतर कर सकते हैं आज। तो मेरा आज कल परसों तक की मेरी विजन होती है। मैं यू नो आई एम मेकिंग फिल्म्स अबाउट टुडे। मैं 20 साल पहले का मटेरियल उठाकर मैंने फिल्म नहीं बनाई है। आई डोंट हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ टेलिंग द स्टोरी ऑफ टुडे विद द पीपल ऑफ टुडे फॉर टुडे। इट्स वेरी अर्जेंट फॉर मी। आई कैन नॉट टेल यू मुझ में कितनी what do you say, I am almost fearful कि बहुत टाइम चला जाएगा,
कि मतलब एक और साल चला जाएगा, 3-4 साल और चले जाएंगे और ये हो नहीं पाएगा, या जो मैं कह रहा हूँ ना वो मैं कह नहीं पाऊँगा। मीडिया की अवस्था डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले पर ज़्यादा कंसर्न थे या डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद ज़्यादा कंसर्न है? फिलहाल मैं उस अवस्था को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम था इज़ टू टेल अ सिम्टोमेटिक स्टोरी, कि ये जो कहानी है उसमें वो अपने वक्त से पहले से भी बात कर पाए, अपने वक्त से बाद की भी बात कर पाए, है ना। और मेरी जिम्मेदारी अब उस कहानी तक है। जैसे इसके पहले मैंने एक फिल्म को डायरेक्ट करी थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में, और योगेंद्र यादव एंड सो मेनी अदर पीपल। उस पार्टी का नक्षत्र ऊपर नीचे लगातार होता रहा। लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि आपको क्या लगता है पंजाब सरकार के बारे में। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे जो काम करना था, मुझे जो कहानी कहनी थी अबाउट बिल्डिंग बेटर सिस्टम्स, एक प्रकार से मेरी उम्मीद है कि इस फिल्म के साथ पीपल विल टॉक अबाउट बेटर जर्नलिस्टिक सिस्टम्स। आपको रवीश से प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग टुडे that somebody far better than Ravish can come around and flourish? ठीक है, फेयर इनफ। एंड ये तो रही थ्योरी ऑफ द मूवी के बारे में एंड क्यों बनाई गई, और उसके बारे में तो ऑब्वियसली बहुत सारी और डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन मूवी के अंदर की कुछ चीज़ों के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा। जो सबसे पहले जो मुझे हिट की, और वो है केक का सिलसिला। हर 5 मिनट पे केक कट रहा है, और केक कटे ही जा रहा है, केक कटे ही जा रहा है, और इट इज़ नॉट अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ ट्रेजिडी जब लोग छोड़ के जा रहे हैं। और खास करके जब आपकी प्रोड्यूसर जाती है और वो जो मोमेंट कैप्चर हुआ है, मुझे पता नहीं, मुझे क्यों यकीन नहीं है कि वो इतनी ओरिजिनली कैसे कैप्चर हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक फिल्म सेट था, और जहां रवीश हंस के भी नहीं, मैंने अंदर टूट रहा है, बाहर हंस रहा है। तो मुझे जरा केक का सिलसिला जरा बताइए, और जो इतनी ब्यूटीफुली ढाला गया है एज अ सॉर्ट ऑफ सटल सैटायर कि लोग कैसे टूट के जा रहे थे। प्रोड्यूसर वाली बात पे पहले आता हूँ। वो यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पहली बार ही कैमरे पे कही गई बात थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। वो इसलिए वो कैप्चर कर पाया कि वो कई घंटों ये दोनों उस कमरे में चुपचाप पीछे खड़े रहते थे कैमरा लेकर, और कभी फ़ोन नहीं करते थे, कभी इनके फ़ोन पे कॉल नहीं आता था, हमने कभी नहीं देखा। तो वो जब एंटर करते थे कमरे में तो आधे 1 घंटे के बाद इनविजिबल हो जाते थे कि कोई है भी। आपके किसी रिएक्शन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते थे कि ये लोग आपके साथ आए हैं, 3 महीने से आपके साथ हैं, चाय पी रहे थे बाहर, आपको जानते हैं। तो इसलिए वो स्पेस उस कमरे में 2 लोगों के होने के बावजूद भी वो एक प्राइवेट स्पेस बना रहा। और मुझे भी बहुत हैरानी होती रही कि इस तरह का डिस्कशन और क्लोज रिएक्शंस कैमरे से लिया है। केक का तो सचमुच बहुत ट्रेजेडी थी, क्योंकि उस वक्त हम सब एक दूसरे से बिछड़ रहे थे और कोई नया नहीं आ रहा था। कई साल तक तो नया आया नहीं। तो जो लोग जा रहे थे वो पहले ही 5 के बदले 1 आदमी काम कर रहा था। वो एक नहीं जा रहा था, एक जा रहा था, इसका मतलब था वो 5 लोग जा रहे थे उसके साथ साथ, और 5 लोगों का गैप हो रहा था। और उतना ही मुश्किल होता जा रहा था उस 40 मिनट के प्रोग्राम को रोज़ प्रोड्यूस करना। कई दिन तो ग्राउंड से कुछ भी नहीं होता था, और आंतों में मरोड़ होती थी कि आज कैसे ये बनाएंगे। तो वो जो ट्रोल से ज़्यादा लोगों ने ये सोचा कि परेशानी का कारण सिर्फ ट्रोल है, पर उससे ज़्यादा ये ट्रोल हो गया मेरे हेल्थ पे या हम लोगों के प्रोसेस पे। हम सब सुबह जब जागते थे तो ऐसा लगता था कि किसी तूफ़ान अब आने वाला है, वहाँ हम अकेले किसी जंगल में फंस गए हैं, कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, या हम गहरे में कहीं कुएं में या समंदर में डूबते चले जा रहे हैं, कोई हमें बचा नहीं पा रहा है। रोज़ का ये हमारा एहसास होता था, और अंत में जाकर हम प्रोग्राम बनाते थे। और कई बार मैं लोगों से कहता भी था कि आपको जो वो हीरो नज़र आता है, कभी उसके भीतर आकर देखिए कि वो 40 मिनट का प्रोग्राम कितनी सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी से बन रहा है। हम कोई दूसरा काम नहीं करते थे। मतलब लोग आते थे और लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे उनसे, हम कहते थे कि हम आपसे सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, और एग्जैक्टली लोग 30 सेकंड के लिए, जो दर्शक इतना जिम्मेदार हो गया मेरे साथ साथ, जब वो देखने लगा, वो 30 ही सेकंड के लिए आता था। वो कमरे में गुलदस्ता देता था, एक तस्वीर लेता था और फिर हाथ जोड़कर चला जाता था। और उस दौरान बहुत सारे लोग आते थे उस कमरे में, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका कैप्चर है।
तो वो केक जैसे ही ताली की आवाज़ आती थी ना, तो टाइप करते करते खट से लगता था कि अब कौन गया है, और जो भी जाता था वो उसी तरह से एंटर करता था बताते हुए कि अब हम जा रहे हैं। तो आसान नहीं था, वो बहुत पेनफुल मोमेंट होता था। हालांकि मेरे लिए जब मैंने इस्तीफा दिया तो कोई केक कटिंग नहीं हुआ। आप अच्छा, नो केक कटिंग फॉर यू? किसी ने बुलाया नहीं वापस कि आप आ जाओ, आपके लिए फेयरवेल करते हैं या केक कटिंग करते हैं। पर वो एक पेनफुल मोमेंट था। वो उतना ही जितना मुझे इफेक्ट कर रहा था, उतना ही सबको कर रहा था। मगर सब वो केक खा रहे थे और सब तालियां बजा रहे थे, और सब लग रहा था कि शायद कोई अच्छा दिन आएगा ज़रूर। मतलब जो लोग बच गए थे, उन सब के भीतर ये विश्वास बचा रहा कि नहीं, एनडीटीवी इतना स्ट्रगल कर रहा है, एक दिन बच जाएगा। एंड व्हेन यू वर शूटिंग, इतने डिटेल में है कि आपने ऑब्वियसली, आई मीन ऑफ कोर्स द होल फंडिंग थिंग तो एक अलग ही चीज़ है, डॉक्यूमेंट्री को कैसे फंड किया जाता है उसके बारे में तो लोग जानते ही नहीं है, उनको लगता है बहुत सस्ता प्रोसेस होता है। बट जब आप ये कर रहे थे तो जो रियलिटी था वो तो और भी ग्रिमर था। आई मीन एक छोटा सा ऑफिस, एक बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है अपने एपिसोड्स निकालने के लिए, और उस पर काफी टाइम यू फोकस्ड ऑन दैट अ लॉट, द स्ट्रगल। आई मीन गाली गलौच और ट्रोल्स तो है ही हैं, बट जो स्ट्रगल पे आपने फोकस किया है, तो आपको भी कभी लगा कि यार ये बन पाएगा क्या? आई मीन इज दिस मटेरियल इनफ? बिकॉज यू सी द गुड पार्ट कम्स लेटर, द इंटरनेशनल रिकग्निशन जो उनको मिलती है वो तो बाद के तरफ थोड़ी सी आशा की किरण आई। नहीं, आप पहले तो स्ट्रगल गाली है। हाँ, और आपको उस इनसिक्योरिटीज के साथ तो आप रोज जीते हैं कि ये पहले तो जितना कुछ आप फील कर रहे हैं उस न्यूज़ रूम में, द ड्रामा जो आप फील कर रहे हैं वो आप कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। सेकेंडली, विल दैट बी इनफ कि इससे कुछ बनेगा अच्छा कि नहीं। मुझे इसमें कोई दो कन्फ्यूजन नहीं था विथ रिगार्ड्स टू कि रवीश इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, और मैं जो कॉन्फ्लिक्ट जिसको मैं बयां करना चाहता हूँ उसके आसपास ही हूँ मैं। ऐसा नहीं था कि मैं कहीं और ही हूँ। आई वॉज इन द राइट न्यूज़ रूम, आई वॉज विद द राइट प्रोटैगनिस्ट। ओके, तो ये मुझ में क्लैरिटी थी। एंड आई वॉज विद, देयर वॉज अ ग्रेट peer system amongst NDTV in the newsroom. आप काफ़ी दिग्गजों को आसपास देखते थे, you would see them moving around, you would see them, framing the news. So it was also a very inspiring place to be, right? It's not, so that you find some reassurance there. Baki, of course, the process is completely laden with financial insecurity, emotional insecurity. आपको Ravish was moving around with a fair amount of bodyguards around him. तो people would tell us कि भैया इनके ये तो अपना काम कर रहे हैं इसलिए ये बॉडीगार्ड्स के साथ घूम रहे हैं, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी क्या ज़रूरत है इसी अपैरेटस में अपने आप को डालने की? पर आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड, फिल्म मेकर एक कॉम होती है, ठीक है। वो लाइक ये जो देयर एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है, दैट cannot be defined by or contained in logic. It is literally कि हमारा मन है तो आप कूद जाते हैं। तो उसमें क्या महीनों, क्या सालों, क्या आप you are just dedicating your life to tell a story. Why? Because you really want to. आपको लगता है कि ये कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी होगी, बहुत ही मस्त कहानी होगी। मेरी ultimately this film was born not here but inside a cinema hall, जब मैं अनेकों अलग फिल्म देख रहा था और मेरे मन में आपके दिमाग के पीछे एक बल्ब चालू होता है, आप बोलते हैं यार एक ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसमें ये होना चाहिए, है ना। तो मैं तो उस विनय की खुशी के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो मस्त वर्ड ना, बढ़िया, मस्त, जब मैं देख रहा था तो मैं यही सोच रहा था, ओ हो भक्त बनर्जी इस पे क्या बोलेगा, इतना नेगेटिविटी, इतना दर्द भरा हुआ है। सो डू यू थिंक दैट द ऑडियंस रिवर्बरेट्स कि यार इतना डिप्रेशन है, इतनी सच्चाई दिखा दी, इतना गंदापन मीडिया का, डू यू थिंक इट वर्क्स? मुझे ऐसा और इट नीड्स टू बी डन? नहीं, मुझे ऐसा नहीं। एक तो मतलब ये जो ये थोड़ी मैं बाकी लोगों को इतना गंदा नहीं बोलता। लाइक आई होप द फिल्म फॉर एग्जाम्पल इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टेम्पलेटिव पोर्ट्रेट ऑफ वेयर वी आर। आपको लगता है ऑडियंस कॉन्टेम्पलेट करती है आज के डेट में?
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की इमोशनल रेंज बहुत बड़ी है ना। आप उस इमोशनल रेंज को अगर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच करें तो वो आपको एक्सप्लोर करने देगी। हमें कई बार, जैसे क्योंकि मैं तो मतलब फिल्मों से आता हूँ, फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि लोग पब्लिक आती है थिएटर में ताली बजाने के लिए, है ना, पीपल आर कमिंग टू दिस थिंग फॉर फन। आई डिसएग्री। आई बिलीव पीपल आर कमिंग टू स्टोरीज टू मेक मीनिंग आउट ऑफ लाइफ। कि सुबह उठ गए, मतलब बीवी बच्चे सबका ख्याल रख लिया, रोटी खा ली, कर ली, अब करना क्या है, राइट? अपने समय के साथ इस प्लैनेट पे, इस धरती पे करना क्या है? टू फाइंड मीनिंग इज व्हाई वी कम टू स्टोरीज, is my understanding and is my understanding of my own responsibility towards my job. तो मेरा काम है लोगों को अपनी मीनिंग उनके साथ शेयर करना। उसके बाद भले ही वो अग्री करे, डिसएग्री करे। डॉक्यूमेंट्री हो गया या फिक्शन हो गया या जर्नलिज्म, ये अलग अलग मीडियम्स हैं, है ना। उस मीडियम में आप बात क्या कहना चाहते हैं? मुझे जैसे द फिल्म इज एक्सट्रीमली ड्रिवन बाय एंग्जाइटी, है ना, बहुत टेंशन है फिल्म में, क्योंकि ये सारा का सारा टेंशन मैं अपनी छाती में लेके घूम रहा था इतने साल, और मुझे लगता था कि यार लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, या लोग वो क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने मन बनाया कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा ना जिसमें आई होप पीपल विल एक्सपीरियंस एंड फील एवरीथिंग दैट आई फील। अगर आज भी इसको आप फिल्म कर रहे होते, इमेजिन दैट दिस रिलीज वाज 2024 और व्हाटएवर, तो वुड यू हैव कवर्ड दिस होल? ये भी एक एस्पेक्ट बन जाता दैट रवीश लीव्स एनडीटीवी, देन एस्टैब्लिशेस हिज ओन यूट्यूब चैनल, फाइंड्स हिज ओन वॉइस। मतलब सो वेयर डज द आर्क एंड? बिकॉज यू एंडेड इट एट अ वेरी टेंशन वाले पॉइंट पे ही जाकर खत्म हुआ, ऐसा नहीं था, हैप्पी एंडिंग नहीं था। देखिए क्या होता है ना कि हम अगेन, बिकॉज आई एम मेकिंग फिल्म्स अबाउट द करंट, हमेशा ऐसा लगता है कि जो पिछले महीने हुआ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या जो 6 महीने पहले हुआ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर हमारे न्यूज़ साइकिल्स और हमारी पैटर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी रेपिटेटिव होते हैं। तो आप 6 महीने, जैसे मैं समथिंग दैट वाज बिफोर द 2019 इलेक्शंस, हमने महीनों तक वी सॉ द राफेल स्कैम बीइंग डिस्कस्ड एंड सो मेनी शोज एटसेट्रा दैट यू थॉट इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज स्टोरी, right? That this is going to be the biggest story ever, right? 5 months before the election, that story was completely turned on its head and everybody forgot about it, right? And successively now it's not such a major, it's not recalled with such vigor. So that's why I don't get too caught up in what happened yesterday, in what happened 3 months ago, what happened 6 months ago. I am very confident कि जो कहानी मैंने कही है मुझे वही कहनी थी, और एक बार once you take that decision, then you have to back it up. Then I don't even play the contemplative game कि अगर सितारों के आगे अगर ये जहां भी है वो जहां भी है, अगर उस जहां में जाके वो, तब तो वो हमेशा चलता रहेगा, उसका कोई एंड ही नहीं है। जो ऑडियंस को आपने बहुत बुरी तरीके से जो ऑडियंस को लताड़ा था, द साइलेंस ऑफ द लेजी लिबरल्स, जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था स्क्रोल के लिए, 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज भी आप उसी ऑडियंस को उसी तरीके से कटघरे पे खड़ा करोगे, या फिर आप ये बात भी समझ चुके हो कि नहीं दूसरे तरीके हैं अब इसको करने के लिए? क्योंकि मूवी, जब डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा सा अलग नजरिया भी मुझे देखने को मिला। इट वॉज नॉट टू मच ऑफ एंगर, इट वॉज थोड़ा हेल्पलेसनेस ज्यादा था एंगर से। लेकिन मैं अपना रास्ता मैं भी तो ढूंढ रहा था ना उसमें, जैसे विनय अपनी कहानी ढूंढ रहे थे, मैं भी अपना दर्शक ढूंढ रहा था कि वो कहीं पर है क्या, और वो मिलता है। जो लेज़ी लिबरल्स वाली बात तो उन लोगों से थी जिनकी सोसाइटी में स्टैंडिंग थी, जो सही को सही, गलत को गलत बोला करते थे। उन लोगों ने 3-4 साल बहुत आराम किया, उन्हें लगा कि ये होते रहने वाली चीज़ है, पावर के साथ आती है और जाती है। मुझे पहले दिन से ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे लगा कि ये हो चुका है, और जो नुकसान देश को होना था देश ने कर लिया है अपना, और इस मीडिया ने अपना कर लिया है। तो वो जो जिनके पास आवाज़ पहले से थी, जो इस मकाम पे थे कि जहाँ पे खड़े होकर वो बोल सकते थे, वो समझौता करने में लगे हुए थे। वो अपनी गुंजाइशें खोज रहे थे कि कहीं से कोई किनारा मिल जाए, नड्डा साहब का कमरा खुल जाए तो उनकी खिड़की से होते हुए अमित शाह के कमरे में कूद जाएं, फिर वहाँ से पीछे के दरवाजे से बाथरूम से निकलते हुए मोदी जी के कमरे में चले जाएं। तो वो पत्रकारिता का वो इस तरह से सुरंग बना रहे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन मुझे पता चल गया था कि देश को जो होना था वो हो चुका है।
अब कोई दर्शक था नहीं, क्योंकि आपने एक ऐसा राजनीतिक समाज बना दिया था जो झूठ और धर्म के नाम पे बवंडर को समझने लगा कि हम धर्म की बहुत सेवा कर रहे हैं, देश की बहुत सेवा कर रहे हैं। पर धीरे धीरे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि आप एक शून्य में खड़े हैं और रोज़ आप खट रहे हैं इस ये जानते हुए कि आज की रात कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग आने लग जाते हैं। जिस छोटे से कमरे से विनय की बड़ी फिल्म निकली है उस कमरे में बहुत लोग आते थे एक दिन में, 30-40 कभी कभी 50-50 लोग आते थे, बैचेज में आते थे 8-10, और 30 सेकंड में आके हेलो बोल के गायब हो जाते थे। तो वो जब नौकरी सीरीज़ के दौरान, आज आप देखिए कि वो सीरीज़ जो खोजा एक तरह से उस मुद्दे की पहचान आज की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री, उसी प्रधानमंत्री से मैंने अपॉइंटमेंट लेटर बंटवा दिया ना अंत में, जो कहा करते थे कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। तो वक्त लग गया, क्योंकि उसमें टिका रहा नौकरी सीरीज में। वो एक नंबरिंग चल रही है स्क्रीन पे, 34-35, वो बता रहा है कि ये 35 दिन कर चुका है या 25 दिन कर चुका है। हमने गिनना छोड़ दिया, लेकिन उस दौरान मतलब वो संख्या लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई थी जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो गए थे लोगों के प्रेशर में। आज हर पार्टी, अपोजिशन कांग्रेस भी प्रेशर प्रॉमिस करती है कि हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, योगी जी कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं। अभी भी उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब वो एक पोटेंशियल इशू है, और उस इशू ने मुझे फिर से वापस दर्शकों के घरों में लाकर खड़ा कर दिया कि ये हमारे बच्चे की नौकरी की बात करता है जो कोई नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब डॉक्यूमेंट्री बन रही थी और जो टाइम फ्रेम आपने चूज किया था, वो ऐसा एक दौर था जहां रीजन और लॉजिक का गला थोड़ा ज्यादा ही घोटा गया था। मेरे ख्याल से आज से भी ज्यादा, वो बालाकोट ले लीजिए आप, 2019 इलेक्शन ले लीजिए आप, तब का गाली गलौच ले लीजिए आप, तो उस समय का जो ब्लाइंड फेथ था, वो क्या एक एक्स्ट्रा काला दौर था, या अभी भी वही सिचुएशन वो अभी भी चल रहा है, या अब शायद आप जो तब कह रहे थे उसकी मान्यता कुछ है? उसमें कोई कमी नहीं आई है, उसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई है, उसके प्रवाह में किसी तरह की कमी नहीं आई है। वो और ख़तरनाक होता चला गया है, और अब हम उसको ध्वस्त होना देखना बाकी रह गया है कि वो ध्वस्त होगा। सिर्फ साइन बोर्ड लगा हुआ है, शहर में बहुत सारे नियॉन साइन बोर्ड लग गए हैं जो चमकदार हैं। बहुत सारी लोग जो हैं गाड़ियां रोककर वो G20 का फव्वारा है उसके सामने सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन वो मुझे दिख रहा है कि अब यही एक लास्ट बचा है जिसके बाद ये भरभराएगा। तो वो ख़तरा अब दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई है। हमने उन ख़तरों के साथ जीना सीख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़तरा कम हो गया है। तो ये कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो कम हो गया है, चीज़ें सेटल हो गई हैं। लोग अभी तक वैसे ही हैं, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि उनसे गलती हुई है। लेकिन धर्म का नशा ऐसा होता है ना कि वो कभी भी बाहर नहीं आने देता है, क्योंकि उसमें एक स्कोप होता है। आप पाप करते हैं ना, तो उसी देवता के पास जाते हैं, कुछ चढ़ाते हैं कि उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो बेईमानी अपने साथ कर रहा होता है, तो वो इतनी जल्दी से उससे नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर एक बड़ा प्रयोग था कि उस इर्रेशनल दौर में क्या नौकरी, सरकारी नौकरी की बात करने वाले लड़कों का मुद्दा उठाकर, जो बहुत ही एक तरह से बोरिंग, उसमें कोई एक्शन नहीं है स्क्रीन पे, मैं ही पढ़ रहा हूँ 30 मिनट तक उनकी कहानियाँ, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकते हैं, खुद बोल नहीं सकते हैं, उनका चांस ख़राब हो जाएगा। तो 25-25 लोगों की कहानियाँ एक शो में होता था, जिससे मैं वो 30 मिनट भरता था, और इसका कोई एक्सपर्ट नहीं था मार्केट में। जियो पॉलिटिक्स आजकल एक एंकर है जो सफ़ेद कोट बहुत पहनता है, तो वो अपने हर भाषण में एंकरिंग में वो जियो पॉलिटिक्स ऐसे बोलता है कि जैसे कोई भयानक दुनिया में शिफ्ट हो गई है, और उसे समझने वाला सिर्फ वही एंकर है जो सफ़ेद कोट पहनता है बीच बीच में। लेकिन तब तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन वो खुद कर रहा था। तो करते करते एक रैशनैलिटी रिस्टोर हुई, और वो सारे लड़के वो थे जो मुझे गालियाँ दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गालियां देना बंद कर देंगे, वोट देना बंद नहीं करेंगे। तो मैंने कहा उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, आप जो ये गाली दे रहे हैं, जो दंगाई बन रहे हैं, मेरा झगड़ा इससे है कि मैं नहीं चाहता कि आप ये बने। उनमें से बहुत लोगों को जो नौकरियां मिली हैं, अब वो फिर उसी तरह से गाली दे रहे हैं। उन्हीं के दोस्त लोग बताते हैं कि ये देखिए ये लड़का आपके बारे में क्या लिख रहा है, जबकि जब आप नौकरी सीरीज कर रहे थे तब ये इतना परेशान था कि इसे ज़िंदगी से सारी उम्मीद समाप्त हो गई थी। अब ये लड़का आपको कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है।
तो मैं ये जानता हूं कि कम्युनलिज्म का एक चीज होता है, उससे बाहर आना बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की जरूरत होती है, जो सब में नहीं होती है। उसको निकालने के लिए अपोजिशन के नेताओं जो है ना, वो भाषा नहीं है, और उस भाषा में निरंतरता नहीं है कि आप पकड़ सके। वो जरूर एक स्लोगन से वो कहना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ एक स्लोगन से उस कीचड़ से बाहर नहीं आ सकता है। तो डॉक्यूमेंट्री में बहुत एक तो ऑब्वियसली केक कटिंग वाज वन मेटाफर, दूसरा मेटाफर ऑब्वियसली काफी खिलाओगे इसके बाद? हाँ चाय और केक, हाँ। तो एक और जो जक्सटापोजिशन मुझे दिखा वाज ऑब्वियसली गोदी मीडिया क्या कर रहा है। तो यहाँ रवीश इज ट्राइंग टू टॉक सेंस, और दूसरी तरफ गोदी मीडिया क्या कर रहा है, जो चीखा चिल्ला एक तरफ से हो रहा है। तो वो जक्सटापोजिशन ड्रॉ करने में what is the messaging that is going on, that this is working and this is not working? मुझे ऐसा लगा देखकर कि जो प्रेवलेंट है, जो पॉपुलर है, और रवीश वहां खुद भी कह रहे हैं मैं तो जीरो टीआरपी एंकर हूं, खुद ही अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। तो उसके पीछे लॉजिक क्या था? और काफी कायदा दफ्तर के बाहर बोर्ड लगा दिया था जी न्यूज ने यार कि रवीश का टाइम अब नहीं रहा प्राइम। करेक्ट, और आप वो देख भी रहे हो। ये कहाँ हुआ था? ऐसा कभी होता था इस देश में? कभी नहीं होता था। जो जिस रास्ते से एंकर घर जाता है उसी रास्ते पे आपने होर्डिंग लगाया, मेरे लिए आपने पैसे खर्च किए, उस होर्डिंग का कोई कॉस्ट होगा ना, लाख रुपया, 50,000 या 2 लाख 5 लाख। वो बहुत प्राइम लोकेशन है, प्राइम टाइम के लिए प्राइम लोकेशन। हाँ, बट व्हाट वाज द प्ले? मतलब कोशिश तो हमेशा एक ऐसी होती है कि आप एक लार्जर मीडिया ट्रेंड को अगर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि लोग क्या बात कर रहे हैं, बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं, किन चीज़ों पर सिस्टेमिक फोकस हो रहा है, और कई बार फोकस इन यूनिसन हो रहा है कि सभी लोग एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, उन पे किस तरीके की बातचीत चल रही है, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगेन यू विल बी सरप्राइज, मेरी मतलब लोगों ने न्यूज़ देखना, काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया है। तो वो बहुत जब अच्छा किया है। तो वो लोग जब फिल्म आते हैं, फिल्म देखते हैं, रवीश को देखते हैं, बाकी न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, तो उनको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि चल क्या रहा है। तो इन्होंने अभी तक किसी गोदी मीडिया एंकर ने आपको बोला है कि हमें ऐसा दिखा दिया, हमें विलन बना दिया अपने डॉक्यूमेंट्री में? आई डोंट थिंक कि इसमें वो अपने आप को पहली बात तो विलन की तरह देखते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो हर आदमी अपने आप को हीरो समझता है, और हर आदमी अपनी पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहा है, और काफ़ी लोग पूरे भरोसे के साथ कर रहे हैं। तो हमारा काम है उस कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना, चिंतन करना। ये आई डोंट, मुझे यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, एटलीस्ट लाइक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ दीज न्यूज़ प्रोफेशनल्स, और वो पूरी तरीके से मानते हैं, दे आर होली बिहाइंड व्हाट दे आर प्रीचिंग। और ठीक है यार मतलब उनकी, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। हम माइनॉरिटी में हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पर आई थिंक एवरीबडी इज़ ओके विथ, आई होप विथ अ होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन। सबके बारे में बातचीत होनी चाहिए, और न्यूज़ को तो हमने इतनी पावर दी है ना, वो जो लोग न्यूज़ में हैं, दे इन्जॉय प्रिविलेजेस दैट द अदर पीपल डोंट, अ नॉर्मल सिटीजन डजंट, है ना, क्योंकि दे आर मेंट टू रिफ्लेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल ऑफ अस, द कंसर्न्स ऑफ ऑल ऑफ अस। तो अगर हम उठ के अगर उनसे सवाल पूछें तो ये तो जायज़ है, और ये तो मतलब इट्स, आई थिंक पीपल इन द न्यूज़ बिजनेस, इतनी मोटी तो उनकी चमड़ी है ही कि ये सवाल तो नहीं, मोटी तो बहुत है। वेयर डज द डॉक्यूमेंट्री गो नाउ? अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमें भी देशभक्त पर पूछा है कि भाई हम कब देख सकते हैं, इंडिया में कब दिखा रहे हो, OTT पे कब आ रहा है, या फेस्टिवल सर्किट्स अभी भी है, अवार्ड्स अभी बाकी है, प्लीज लेट अस नो। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोगों की लंबी कतार लगी है जो इस फिल्म को इस देश में रिलीज़ करना चाहते हैं। मेरे पास ये फिल्म न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित जो सिनेमा घर है IFC सेंटर, वहाँ 1 महीना चली। UK में 6 हफ्ते चली। अब फेस्टिवल में हम टोरंटो जीते, बुसान जीते, अलग अलग काफ़ी बड़े फेस्टिवल्स जीते। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरी उम्मीद थी कि जब मैं हिंदुस्तान आऊँगा तो ये फिल्म
कोई तो होगा जो बड़े लेवल पे रिलीज़ करना चाहेगा। अभी मैं फ़िलहाल उस व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में हूँ। मुझे बहुत प्यार मिला है, लोगों ने बहुत प्यार से बात की है, पर अभी भी मेरी तलाश जारी है। अभी जैसे अभी अक्टूबर और नवंबर में कुछ हिंदुस्तानी फिल्म फेस्टिवल होने वाले हैं, तो मैंने फिल्म सबमिट करी है। अब मैं देखूंगा अगर वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो बहुत ही शानदार, तो इंडिया एक बड़ा प्रीमियर होगा फेस्टिवल में। अगर नहीं लेते हैं तो फिर मतलब कुछ और किया जाएगा। मुश्किल काम है, पर कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो व्यवस्था है और जो एक मुश्किल व्यवस्था है, इसमें इनकी जवाबदेही नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम खड़ा हुआ है और जितना मुश्किल है फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म्स, ये पूरी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हुई है ना। अनेक फिल्मों, फिल्म्स दैट हैव ट्राइड टू टेक अ डिफिकल्ट पोजीशन, companies, OTT platforms which have tried to take a difficult position have been challenged, है ना। और तब हमने कुछ नहीं कहा, तब हमने कुछ किया नहीं। अब ये कहना कि ये फिल्म नहीं रिलीज हो पा रही है क्योंकि ये फला कंपनी की गलती है या फला इंसान की गलती है, नहीं। अगर हमें सिस्टेमिक सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तो उसके लिए एक ऑनेस्ट कॉन्टेम्पलेशन की ज़रूरत होती है कि हमें अपनी भी जवाबदेही उतनी ही बनानी चाहिए जितनी हम फिल्म मेकर्स की बना रहे हैं या फला प्लेटफॉर्म की बना रहे हैं। वाइल वी वर साइलेंट जब कुछ हो रहा था, वाइल वी वर साइलेंट। पर मतलब मुझे बहुत मुझे उम्मीद है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पिछली फिल्म, इसके पहले उसमें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। हम थिएटर्स में हमने उसको रिलीज़ करी थी। अभी भी जैसे मैं दिल्ली में फिल्म दिखा रहा हूँ, बॉम्बे में फिल्म दिखा रहा हूँ, लोग चाहते हैं, पीपल वांट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। सब लोग एक बेहतर न्यूज़ चाहते हैं। There is nobody who's switching on the news and saying बहुत ही शानदार न्यूज़ है, मज़ा आ गया, ठीक है। Everybody wants to figure out a way to build a better news। और ये फिल्म उसी डायरेक्शन में एक कदम है। मुझे तो लगता है कि ऐसी 50 फिल्में और बननी चाहिए, तब जाके हम वो बना पाएंगे जो हम चाहते हैं। अगर हम एक फिल्म बनी और वो गई नहीं या उसी के पीछे पड़ गए, तो ये डायलॉग नहीं बन पाएगा, ये डिस्कोर्स नहीं बन पाएगा। आपको कोशिश यही होगी दैट देयर नीड टू बी और लोग और बातें करें और उनमें से कुछ बेहतर निकले। रवीश, मैंने पहले भी कहा कि शायद अगर ये मूवी अभी भी शूट हो रही होती तो शायद उसका जो आर्क होता, स्टोरी का आर्क होता, उसमें थोड़ा हैप्पी एंडिंग की तरफ भी आ सकता था। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, भक्त बैनर्जी ने आपके साथ बात किया था पिछली बार जब आप तब भी NDTV में थे। तब में से और अब में एक फ़र्क तो डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि आपके चेहरे में जो स्ट्रेस था वो कुछ हद तक कम है। चिंता अभी भी उतना ही है, लेकिन कम से कम अब आप अपनी आवाज़ खुद रख सकते हो। तो पिक्चर रिलीज़ होने के बाद आपकी स्टोरी के आर्क में क्या फ़र्क आया है, छोड़ने के बाद, अपना चैनल इस्टेब्लिश करने के बाद, और आज आप 7 मिलियन पर बैठे हो कुछ ही महीनों के अंदर। तो क्या उससे रवीश में कुछ फ़र्क आया है, कुछ आशा आई है कि हाँ चीज़ें जैसे ये कह रहे हैं कि नहीं है, लोग चाहते हैं बेहतर न्यूज़ और उनको समझ में आ रहा है कि वो टीवी पर ना मिलने वाला है? आशा और निराशा की जहाँ तक बात है वो डेली की चीज़ है। किसी दिन आप बहुत उम्मीद में तैर रहे होते हैं, किसी दिन बहुत गहरी निराशा में डूब रहे होते हैं। मेरे लिए कुछ ख़ास बदला नहीं, जो मैं वहाँ कर रहा था वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ, वो वहाँ ज़रूर बहुत ही कम लोग थे, लेकिन काबिल लोग थे और एक सपोर्ट मिलता ही है एक एडिटर का, और ये सब वो 24 घंटे लोग होते हैं उस साइकिल में। लेकिन अब सब अपने हिसाब से, अपने रोस्टर के हिसाब से प्लान करना पड़ता है, और रिसोर्स बहुत कम है, पहले से भी कम था, अब और कम हो गया है। लेकिन एक जो ड्यूरेशन का जो स्ट्रेस था मेरे ऊपर कि वो 35 मिनट 40 मिनट का बनाना ही है, क्योंकि वो टेलीविज़न का अपना डिमांड होता है, अपना उसका बॉक्स होता है, तो वो अब नहीं है। किसी दिन 20 मिनट का बनाता हूँ, किसी दिन 40 मिनट का भी बनाता हूँ, और किसी दिन 55 मिनट का भी बनाता हूँ। तो जितना होता है उतना मैं कर लेता हूँ, लेकिन बहुत कमियों का एहसास भी होता है। तो अब उन कमियों के साथ जिस तरह से पहले जीना सीख गए थे, अब और बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि ये इशू अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि आपका, लोग बहुत व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं कि आपकी बात बहुत ज़रूरी है, आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और मैं ये हाँ हूँ करके टालना मुझे पसंद नहीं है, मैं समझा देता हूँ कि क्यों नहीं कर पाऊँगा। कई लोग 300 पन्ने का दस्तावेज़ लेके चले आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो मैं 4 दिन वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो ये एक सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं के चलते काम तो बंद नहीं करना है, उसी में करते चलना है।
और डेली उड़ने का अपना मज़ा है। चिड़िया घोंसले में रह जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो रोज़ उड़ते रहने से आप उससे निकलते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग देख रहे हैं उसको। और इस डॉक्यूमेंट्री से एक तो जागरूकता तो एंगल है ही ऑब्वियस, बट आपके लाइफ में और आपके परसेप्शन में आपको क्या फ़र्क लग रहा है मिला? मुझे बहुत एंग्जाइटी थी कि लोग देखेंगे, उसमें हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है ये सब, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने देखा है उसको कहानी का हिस्सा माना है। मतलब उसमें वो झांक नहीं पा रहे हैं। ये फिल्म इस तरह से सेटअप है कि आप मेरी लाइफ में आपको झांकने का मौका नहीं मिलेगा, वो सब है, लेकिन आप एक फ़िल्म टोटलिटी में देख रहे होते हैं, पूरे देश के एनवायरनमेंट के साथ देख रहे होते हैं, और वो किसी को बड़ा नहीं बनाती और ना किसी को जानबूझ के किसी के सामने छोटा करती है, पर सोचने के लिए रखती है। पर ज़रूर बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ा। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं बेटियों को कैसे समझाऊं कि मैं क्या करने जाता हूं, क्योंकि जब वो बड़ी हो रही थी तो ऐसा तूफ़ान था कि उनको दफ्तर ले जाने का समय नहीं मिला, कोई घर से किसी को ले आकर दिखा नहीं पाया। इस फिल्म ने मेरे लिए कम से कम इतना काम किया है कि मैं अपनी बेटियों को वो दिखा पाया कि वो छोटा सा जो कमरा है उसमें मैं काम करता था, वो किस तरह से काम करता था, तो वो लोग बेहतर समझ पाई हैं उस काम को। तो मुझे लगता है कि इस सिनेमा ने, जो आप शुरू में विनय से पूछ रहे थे कि क्या करने वाला है, मैं कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन मेरे लिए इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि मेरी बेटियां कम से कम मेरे बिना मेहनत के समझाए वो समझ गई हैं कि ये काम बहुत सीरियस काम है, और ये काम वैसा नहीं है कि आप खड़े होकर आप टिकटॉक के लिए रील्स बना दिए या फिर इंस्टा के लिए स्टोरी बना दिए। वो उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि ये बहुत हार्डवर्क का काम है। वीडियो के सामने अपीयर होना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, गा देना, कुछ हरकतें कर देना, ये काम नहीं है, जिम्मेदारी का काम है। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत काम आएगी, बच्चों को दिखाने के लिए बहुत काम आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक स्क्रीनिंग में एक बार देखने में वो मेरी ज़िंदगी के 10 साल को इस तरह से समझ जाएंगी। तो मेरे लिए ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है। बाकी और लोग जो देखेंगे, मैं भी अगर दूसरा सब्जेक्ट होता तो इस फिल्म को और अलग नज़रिए से देख रहा होता, लेकिन अगर 90-94 मिनट की फिल्म से इतना बड़ा काम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मेरे अगर बड़ी फिल्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग रिकग्नाइज हो रही है। हमेशा प्रॉब्लम आया डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में, एक तो है कि वही जैसे आपने बोला ना, जुनून है। जैसे जर्नलिज्म करना भी एक तरीके से, एटलीस्ट ऑनेस्ट जर्नलिज्म करना जुनून है, फैक्ट्स रखना जुनून है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग करना जुनून है। लेकिन ऑफ लेट हम सुनने में आ रहे हैं कि हाँ, अप्रिसिएशन तो कम से कम हो रहा है। एलिफेंट विस्परर्स का कहीं से नाम आ रहा है, राइटिंग विद फायर का कहीं से नाम आ रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऑस्कर में रिकग्नाइज हो रही हैं, जीत भी रही हैं। सो आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जहां आज रवीश ने मेन स्ट्रीम टेलीविजन छोड़कर यूट्यूब में अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उसी तरीके से क्या अभी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में हम कोई एक चेंज देख रहे हैं? इज इट अ कस्प ऑफ राइज, या यही चलता रहेगा ऐसे 2-4 अच्छे चल मिलेंगे बस? नहीं, आई मीन बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है विदाउट अ डाउट। अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में हमारी 2 फिल्में नॉमिनेट हुई हैं ऑस्कर्स की। पूरी दुनिया चाहती है कि उनकी फिल्में नॉमिनेट हो। इंडिया से 2 फिल्में नॉमिनेट हुई इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी, नॉट इन द बेस्ट फॉरेन फिल्म्स कैटेगरी जो सिर्फ फॉरेन फिल्मों के लिए रखा जाता है। ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरीज में हुई हैं, जहाँ पे यू आर अगेंस्ट द बेस्ट मोस्ट वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म्स फ्रॉम अमेरिका, US, यूरोप, जो अलग अलग देश होते हैं, सिंगल कैटेगरी है। उन कैटेगरीज में जाके इन 2 फिल्मों ने परफॉर्म किया है। राइटिंग विद फायर, ऑल दैट ब्रीड्स, एलिफेंट विस्परर ने जीता है, कुछ और भी फिल्में रही हैं। आई थिंक मोर देन एवर जो एक मेरी जनरेशन एंड इवन यंगर फिल्म मेकर्स ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हम अपनी कहानी खुद कहेंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ कहेंगे, इनके ही थ्रू कहेंगे। इसको हटा के मुझे किसी हीरो हीरोइन को खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल टेल माई स्टोरी।
एंड दैट एबिलिटी, दैट कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली बी एबल टू बिलीव कि ये हो जाएगा और ये कर पाना, इस देश में यही फिल्म बना पाना, ठीक है, मतलब 50 लोगों को कन्विंस कर पाना, इट टेक्स अ फेयर अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस, टेक्स अ फेयर अमाउंट ऑफ पागलपन। वो जाके आप यहाँ तो आपने डंका बजाया भी है, दुनिया भर में बजाना, आप ऑस्कर लेके चले गए। तो दिस इज नॉट अ रेगुलर अकरेंस। एंड ऑल्सो द आइडिया कि अभी ये 2-4 फिल्मों को ही हो रहा है, एक साल में एक ही फिल्म नॉमिनेट होगी है ना, और हर साल कुछ ही फिल्में ऐसी होंगी विच विल डू वेरी वेल, राइट, एंड सम फिल्म्स विल नॉट, बिकॉज सक्सेस इज ऑल्सो साइक्लिकल। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, 10 साल बाद मे बी देयर बी समबडी एल्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, 5 साल बाद देयर बी समबडी एल्स। इट सक्सेस कम्स एंड गोज, पर लोग there is a new stream of filmmakers who are coming to this medium and saying that we can do this and do it at great scale with a great amount of confidence and are able to do it repeatedly. लेकिन यही चीज अगर मैं स्टेटिस्टिकली सक्सेस के बारे में बात करूं, एक तो होता है रिकग्निशन, अवार्ड्स, ऑस्कर, और दूसरा होता है कमर्शियल सक्सेस। तो क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग विल ऑलवेज, एंड स्पेशली दिस दैट स्पीक्स द हार्ड ट्रूथ, वो क्या हमेशा कमर्शियल सक्सेस से दूर ही रहेगा? क्योंकि अभी हमने हाल ही में एक एपिसोड किया था 2013 और 2023-2022 के, हमने टॉप प्रॉफिट मूवीज हमने रैंक किया था। ऑल ऑफ देम हैड अ लिंकेज विथ रिलीजन। तो एक टाइम पर जहां लोग इतने, माने गदर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट, 500 करोड़ फॉर व्हाट हमें पता नहीं, लेकिन हो गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान में हैंडपंप नहीं, इस बार तो खैर हैंडपंप नहीं, इस बार तो तोप उखाड़ दिया। इन दैट एटमॉस्फेयर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, हार्ड रियलिटीज के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, मीडिया के बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, तो कमर्शियल का क्या है? एक तो हो गया अवार्ड मिल गया, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू लाइट द फायर एट होम, तो उसका क्या एंगल होगा? आई अंडरस्टैंड। देखिए, सारी लड़ाइयाँ हम आज नहीं जीत सकते हैं, है ना, मुश्किल समय है। ये इस प्रकार की फिल्म बना पाना, उसको मार्जिनल प्रॉफिट्स पे फिल्म बनती हैं, पर मेरी बेनिफिट में क्या है कि मेरी फिल्म उतनी महंगी भी नहीं है। मैं मेरे पास गदर जैसा कोई बहुत बड़ा सेट या टैंक उड़ाने का दायित्व नहीं है, ठीक है। एक प्रकार से जो ये सेटअप हो रहा है, जिसमें ये इंटरव्यू शूट हो रहा है, इसी सेटअप पे वो मेरी फिल्में शूट हो सकती हैं, है ना। तो हम गुरिल्ला स्टाइल में ऑपरेट करते हैं, बढ़िया जीवन जीते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आई एम नॉट दैट जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर जो फैब इंडिया के धोती कुर्ते में हर जगह बहुत ही उदास और करके, मतलब लिविंग अमंग्स द पीपल दैट दे आर मेकिंग फिल्म्स अबाउट। इट्स अ वेरी टॉप नॉच एस्थेटिक एंड अ वे ऑफ डूइंग लाइफ। उनका कमिटमेंट अलग था, मेरी जनरेशन अलग है। हम वी कैन ड्रॉ क्लियरर बाउंड्रीज। हमारे पास उन्होंने जो मेहनत करी है उसकी वजह से हम काफ़ी कुछ अब कर सकते हैं, है ना। टू बी वेरी स्पेसिफिक टू योर पॉइंट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, एवरी स्ट्रीमर, OTT प्लेटफॉर्म जो इस देश में आया है, उसने मुझे फ़ोन किया है और उसने मुझे मतलब अंधाधुन पैसा ऑफर किया है टू मेक द फिल्म्स दैट दे वांट टू मेक, राइट। तो पैसा अगर नॉन फिक्शन फिल्म मेकर्स कमाना चाहते हैं, और मेरे लिए तो फिर भी मतलब ये इंटरव्यू भी लोग देख रहे होंगे, vis-a-vis a lot of other filmmakers, non-fiction में मेरे पास ठीक ठाक, I have seen a fair amount of success. For most people it's very hard, for sure. पर the sad reality is, अगर आप मार्केट सैलरीज चाहते हैं, then you have to serve the market. तो अगर आप गदर 2 जैसा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप गदर 2 सेंसिबिलिटीज को आपको सर्व करना पड़ेगा। That's unfortunately how it works. अगर आप चाहते हैं कि एक उसके लिए वो भी पॉसिबल है, पर उसके लिए द स्टेट, हमारे जो पूंजीपति हैं, हमारे जो स्टेट हैं, उनको डॉक्यूमेंट्रीज में काफ़ी पैसा डालना पड़ेगा फॉर 10 years। जैसे पिछले साल पैरासाइट, नहीं लास्ट ईयर पैरासाइट डिड वेरी वेल, है ना। अब मैं आपको लिखित में बता सकता हूँ कि कोरियन सरकार ने, साउथ कोरिया की सरकार ने पिछले 10-15 साल में अंधा पैसा खर्च किया है टू प्रमोट देयर आर्ट्स एंड कल्चर एट एन इंटरनेशनल स्टेज। लॉबिंग, हाँ, और हर जगह पैसा खर्च किया है और बहुत माइंडफुली खर्च किया है। तब जाके एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी फिल्म आती है विच इज एबल टू कैप्चर द ज़ाइटगाइस्ट। नॉट जस्ट दैट, आप अपने आसपास देखिए, लुक एट द नंबर ऑफ पीपल हु आर वाचिंग के ड्रामास। लेकिन पैरासाइट को तो
कोई हमारी सरकार तो कभी प्रमोट करेगी नहीं, वो तो नेगेटिव पिक्चर है, वो तो देश को नेगेटिव लाइट में दे रही है, हैव एंड हैव नॉट है उसमें। Correct. I mean, be that as it may, the idea is that you can build a much richer discourse. It requires focus. ओटीटी वालों ने आपसे क्या कहा है जब ये आप उनके पास ले गए? इफ यू कैन टेल मी अ नहीं, लिटिल बिट, अ हिंट, see, क्या क्या रीजन दिया होगा उन लोग ने? नहीं चलेगी, Every- who's interested in रवीश, बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं, लोग मुझसे ठीक ठाक है, ऐसा कोई मुझसे बात करेगा तो वो उल्टा ही सुनेगा, तो ऐसा तो कोई मुझसे कभी बात नहीं करेगा। सीधे बोला ऊपर से ऑर्डर है। नहीं, people are very respectful, people are very nice, but I don't have an offer yet. That's the truth. कि सबने मुझको प्यार दिया है, सबसे मतलब everybody has just, it's not such a dog eat dog world out there कि मतलब लोग जाके आपको बोलेंगे कि तुम्हारी क्या ही औकात है, मैं मिस्टर सिंघानिया, इसका ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट मनी, सभी इट्स लोग नॉट अबाउट मनी, करेक्ट है, and I'm saying a lot of us, they are people exactly like you and me. अब वो बट दे हैव टू वर्क इन अ बाउंड्री। ये उन्होंने मुझसे नहीं कहा है तो मैं आपसे कैसे कहूँ, बट आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली दैट आई डोंट हैव एन ऑफर। अल्टीमेटली मूल बात क्या है कि आपको ऑफर मिला है कि नहीं, डू यू हैव अ टर्म शीट इन योर हैंड कि किसी ने बोला है कि इतने पैसे में मैं आपसे फिल्म खरीदूंगा, तब मैं आपसे बोलता कि ये आया है। अदरवाइज बातचीत करने के लिए लाइक मोस्ट पीपल, एंड यू नो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट काफ़ी लोगों को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी अच्छे होने तक सीमित है, कि उनका दिल अच्छा, उनका मन अच्छा, तो बाकी सब यू नो ऑल इज वेल, विच इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट, राइट। अगर हमको अपनी सिटीजनरी को डेवलप करना है तो उसको एक्टिव रखना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और जो इस देश में अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट बने, अच्छी फिल्में बने, अच्छी कहानियाँ बने, उन्हें इस स्टोरी टेलिंग कल्चर में, पब्लिक कल्चर में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना सीखना पड़ेगा। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तब यहाँ कुछ बेहतर बनेगा, तब यहाँ के फिल्म मेकर्स, जो कि धीरे धीरे हो रहा है, फॉर नाउ, फॉर एग्जाम्पल, जो मुझ जैसे फिल्म मेकर्स पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ऑडियंसेस तक डायरेक्टली जाएं। OTT नहीं आ रहा है, सिनेमा नहीं जा रहा है, मैं झोले में फिल्म ले आके मतलब 100 लोगों को जाके दिखा सकता हूँ, मुझ में दैट इज दैट अ वायबल फार्मूला कि आप ऑडियंस के पास, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो घर पे बैठ के सूर्यास्त देखने में तो कोई पॉइंट नहीं है ना। अब आपने फिल्म बनाई है, आपकी की पूरी जिम्मेदारी है ऑडियंसेस का, मतलब कमरे की दीवार पे प्रोजेक्ट करके दिखाना है तो दिखाओ, पब्लिक ऑडियो मोबाइल फोन पे देख के खुश है। अच्छा, क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा गया है जब मैंने पोस्ट किया कि मैंने रवीश के आई वॉज इन्वाइटेड और मैंने देखा स्टैंडिंग ओवेशन, मैंने वो यूट्यूब ट्विटर पे पोस्ट किया, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। बहुत लोग ये भी पूछते हैं इसको भी यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल सकते हो, क्योंकि उनको मैथ्स नहीं समझ में आता। नहीं, समझ बात, मैं सही बात है, क्योंकि देखिए इंडियन कंज्यूमर जो है ना, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही स्पॉइल्ड कंज्यूमर है। क्योंकि हमारे कंज्यूमर को क्या लगता है कि चीज़ फ्री में मिल जाए, तुरंत मिल जाए और 25 रुपये कैशबैक के साथ मिल जाए, है ना। तो क्योंकि इट्स इन द लास्ट 5 years हमारे कंज्यूमर को बहुत पैम्पर किया गया है, उसकी गलती नहीं है, उसको सिखाया गया है कि अगर तुमने अमेजोन पे बटन दबाया तो 2 दिन के अंदर तुम्हारे हाथ पे विद कैश ऑन डिलीवरी एंड 25 रुपये कैशबैक, और अगली बार साथ में तो आदमी हार भी लाएगा, ठीक है। अब दैट पर्सन इज नॉट एक्सपोज टू द कॉस्ट और इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग, है ना, कि फिल्म बनाने में कितना लगता है। अगर यूट्यूब पे मैंने डाल भी दिया तो यूट्यूब को भी मतलब प्रमोट करने में कितना लगता है। जैसे यू आर वेरी नाइस, यू आर मेकिंग अ वीडियो, हम लोग बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि फिल्म को एक प्रकार से पब्लिसिटी मिल जाती है। भक्त बनर्जी बोलेगा पेड है, बट एनीवेज, है ना, चलिए, कि एक प्रकार से पब्लिसिटी मिल जाती है ना। अगर आप देखें कोई भी फिल्म जो आ रही है फ्राइडे को, वो ऐसे 100 इंटरव्यू करती है, ठीक है, और फिर पिट जाती है क्योंकि लोग बोलते मजा नहीं आया गए ही नहीं, या उसकी पब्लिसिटी में हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं था। किसी भी फिल्म को यूट्यूब पर डंप करने के लिए भी, अगर मैं डंप भी कर दूं, पर उसको दिखाने के लिए भी आज के समय में आपको भरोसा नहीं होगा कितना पैसा लगता है। मैं आपको बता दूंगा, 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं आज के टाइम पे एज अ प्रमोशनल बजट, और 1 करोड़ रुपए बहुत पैसा होता है, मतलब कहीं पेड़ पे थोड़ी उग रहा है। तो अ लॉट ऑफ पीपल वाले कि तुम ऐसे प्रमोट कर लो, रिलीज कर दो। Like for example, I have a lot of following, है ना, people have been cheering this film and giving it a lot of love, but there is just a millions and millions of people who don't know about the film. ये भी सच्चाई है। तो अगर उन तक पहुंचना है तो वो आज के ज़माने में एक ही तरीका है, अफरात पैसा। या तो आपकी सोशल गुडविल इस लेवल की हो कि हर आदमी मतलब आप ही के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत कम होता है। आई विल नॉट लाई, कभी कभार हो जाता है पर बहुत कम होता है। यूजुअली
एवरी सप्लाई चेन दैट इज अराउंड यू, आप होर्डिंग देख लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, आप अखबार देख लीजिए, ये यहाँ पे जो स्पेस है वो बिक रहा है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, अगर आपको प्रोमिनेंस चाहिए तो आपको वो स्लॉट खरीदना पड़ेगा। अब मैं अपना दिल दिखा के वो नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि जिनको फिल्म अच्छी लग रही है वो लोगों को बताएं। हम धीरे धीरे करके वी फॉर्म अ ह्यूमन चेन एंड वी गेट समवेयर। इट्स बीन वेरी गुड फॉर मी, बट ऑडियंसेस हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग। सारी लड़ाइयाँ मैं छाती पे मतलब बाम्बू लगा के पूरा का पूरा जो होता है ना कि वो राजू श्रीवास्तव वुड से कि मतलब टाइटैनिक छाती पे बाम्बू लगा के ऐसे घुमा देगा, दैट्स नॉट व्हाट आई कैन डू। मैंने काफ़ी कुछ किया है, पर अगर लोगों पीपल आर ट्रूली कंसर्न देन पीपल शुड ऑल्सो स्टेप अप। एंड रविश, ये जो छाती पे लगा कर टाइटैनिक आप इतने दिनों से घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या अब टाइटैनिक यूट्यूब पर थोड़ा सा घूम रहा है क्या अब? कि वो जो एक फ्रेम मुझे ऐसा था ना जो आप गाड़ी में करके ऐसे बैठे हो, तो क्या वो अभी भी ऐसा? वो अभी भी होता है। अभी भी हम एक डार्क टनल से ही शुरू करते हैं और उसी से फिर धीरे धीरे आदमी रोशनी की तरफ जाता है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता जो पिछले दिन का अनुभव काम में आता है, तो आपको हर दिन नए सिरे से करना पड़ता है। ज़्यादा चैलेंज ये है कि आप जब उठे हैं तब आप अपनी शुरुआत कैसे करते हैं। तो मैं उदासी के साथ नहीं करता, मैं बहुत मन से लैपटॉप उठाता हूँ, देखता हूँ और अपने आप को तैयार करता हूँ कि आज फिर लिखूँगा, आज फिर बोलूँगा, आज फिर बनाऊँगा। शाम तक उदास तो हो जाते हैं। उससे हाँ, वो जब ख़त्म हो जाता है तब वो फिर एक दूसरी उदासी, अकेलापन घेरता है। क्योंकि न्यूज़ चैनल में बहुत सारे लोगों से आप मिलते जुलते हैं, यहाँ तो कपड़े टंगे ही रह गए। मतलब मैं टाइयों को देखकर एक दिन इमोशनल हो गया। मैं कि चलो भाई तुम लोग आ जाओ, एक दिन तुम्हें भी पहनते हैं। तो 2-4 दिन टाई पहन ली मैंने इस तरह से। फिर लोगों को लगा इसको क्या हो गया, टाई पहन के आ गया ये। पर मैं टाई को देख के उनके लिए बुरा फील कर रहा था कि कितने प्यार से कुछ लोगों ने गिफ्ट भी किया था कि टाई पहनो। पर मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ, फिर मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि ठीक है इसको बना देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर किसी को काम तो करना पड़ता है ना, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो फिर आप कहीं कोई लॉटरी निकल जाए तभी हो सकता है या कोई। तो YouTube ने ये एक मौका दिया, जब इतना लिखने के बाद भी किसी अखबार ने 2 रुपए का कॉलम भी लिखने के लिए नहीं कहा इस देश में। किसी ने नहीं कहा कि हाँ आप हमारे अखबार में एक कॉलम लिख दें। तो ये तो बताना है ना कि ये है इस देश की हालत, कि एक पत्रकार को स्पेस आप नहीं दे सकते हैं, ये इस देश की हालत है। तो उस मीडिया को बताना है। लेकिन अच्छी बात क्या, अच्छी बात ये है कि वो 70 लाख लोग आकर खड़े हो गए। उनका आना उनके तरफ से, जैसे विनय कह रहे हैं कि हर किसी को आगे आना पड़ेगा, तो ये वो लोग हैं जो खुद आगे आए हैं कि हम आपके लिए आगे आ रहे हैं, आप करते चलिए। तो मैं उतना करता हूँ और वो समझते हैं। किसी दिन अगर नहीं बनाता हूँ या बाहर चले जाता हूँ तो उन्हें पता है कि ये कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में गया है, कुछ पढ़ने लिखने का काम कर रहा होगा या वहाँ से भी काम कर रहा है, तो उतना स्पेस देते हैं। पर मिला जुला के चल रही है गाड़ी। अब पता नहीं, रोज़ हर कोई बताता है कि सावधान रहिए, सरकार बंद कर देगी, इतना स्ट्राइक आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब हम दूसरी अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं और एक डर भी लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हम और आप भी जब बात करते हैं तो ज़्यादातर बातचीत इसी पे होती है कि हमारा सारा हिसाब किताब एकदम अच्छा रहे, क्लीन रहे। लेकिन कानून इतना ज़्यादा सुरंग क्रिएट करता है कि कई बार आपको पता भी ना हो, तो वो चाहे जब भी चाहे वो आपको घेर सकता है। और अब जो उसकी कोशिश होगी कि किस तरह से इसके रेपुटेशन को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये कोशिशें चलती रहेंगी। क्योंकि सवाल उनको मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझसे दिक्कत नहीं है, व्यक्तिगत रूप से इस प्रोसेस से दिक्कत है कि इस प्रोसेस में कोई दूसरा इस तरह के आदमी बन सकते हैं। तो अब तो बहुत लोग हैं, मैं ही नहीं हूं, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप हैं या अभिसार हैं या फिर अजीत अंजुम हैं या नवीन हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो इनको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसको, जब कोई सरकार या कोई रिजीम लाखों करोड़ रुपए की मीडिया इंडस्ट्री को इस तरह से बिठा सकती है जहां पे लोग अपना करियर बनाते थे, कितने लोगों का जीवन फ्लरिश होता था, उनके स्टोरी के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो प्रमोट होते थे, इंक्रीमेंट मिलता था, सैलरियां बढ़ती थी, वो सब तो अब बंद है। अब किस आधार पे मिलता होगा कि यार तुमने खुशामद ज़्यादा की, तुमने नफरत बहुत अच्छे से फैलाई है,
इसलिए तुम्हारा इंक्रीमेंट इस बार 30% होता है। तो जर्नलिज्म के चलते तो नहीं हो रहा है ना। तो वो जो प्रोसेस यूट्यूब में आकर बच गया है, तो उसको ये लोग खत्म करेंगे। तो वहां से भी रवीश कुमार को गायब कर देंगे, वहां से भी एक दिन आकाश बनर्जी को गायब कर देंगे, करें या नहीं करें। लेकिन हवा में ये बात, मैं जिससे भी मिलता हूं वो पहली बात ये कहता है कि सावधान रहना। तो सावधान तो जनता को रहना है, हमें तो नहीं रहना है, हम तो है ही। Any last words for the audience? I know you've already said it, and रवीश भी यही बात करते रहते हैं कि अल्टीमेटली ऑडियंस की भी जिम्मेदारी है। सो बिकॉज मैं ये नहीं कहूंगा कि टेल देम हाउ टू वॉच द मूवी, क्योंकि मूवी देखने के लिए तो खैर वो ऐसे भी रेडी हैं। नहीं यार, मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे रवीश ने जॉन ओलिवर की बात करी है, जॉन ओलिवर वाज आल्सो वेरी अवेयर ऑफ हिज वर्क एंड ही सेड दैट कि यहीं के दर्शक हैं जो काम लेके जाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, बताते हैं। मतलब मैं अनेकों लोगों से हमेशा मिला हूँ जिन्होंने पिछली फिल्म देखी है, ये फिल्म देखी है, वो आपको एक पूरा बॉडी ऑफ वर्क से, दोनों इस फिल्म से लेके इस फिल्म तक आपकी जर्नी क्या रही है, आप क्या सोच रहे हैं, हाउ इज़ इट दैट वी कैन मेक हाउ इज़ इट दैट वी कैन सपोर्ट यू। मैं एक ही स्क्रीनिंग से निकला था यूके में, और एक आदमी वो लिफाफे में पैसे दे के मुझे दे रहा है। मैंने बोला भाई मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ तुमसे? उसने बोला कि नहीं, आपको तो पैसे की ज़रूरत होगी ना, तो हम लोग पैसा नहीं देंगे तो कौन देगा आपको? एंड आई वाज लाइक यार देखो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अच्छी बात है ना, एंड कीप सपोर्टिंग द आर्ट्स, बट मैं पैसे थोड़ी ले सकता हूँ, मतलब वो स्पेशली इस फिल्म पे जहाँ पे बम्मी फट जाएगा कि मैंने अगर किसी ऐसे ऐसे ही पैसे ले लिए। तो लोग हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, अगर वो एक्टिव हो सकते हैं, सेंसिटाइज हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ बहुत ज़्यादा क्रांति लाने की ज़रूरत नहीं है कि सड़क पे उतर जाएं और लोगों को बोले, नहीं यार, आप घूम के बगल वाले को ही बोल दीजिए जो आपको लग रहा है, और अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। रवीश, लास्ट टाइम भक्त बैनर्जी ने आपसे सवाल पूछा था, लास्ट वाला, आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बिकॉज आएगा या जाएगा, कोई भी आए कोई भी जाए। नहीं, जो चला गया है वो अब नहीं आने वाला है। जो 10 साल में गया है ना, वो यूं ही किसी स्लोगन से वापस नहीं आ जाएगा। ये किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो माय लास्ट क्वेश्चन देन टू यू इज कि जो चीज आप बताने की कोशिश कर रहे थे इतने सालों से, वो बात अब लोगों को थोड़ी सी समझ में आई है क्या? मैं अंधकार समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझ की बात नहीं, कर रहा समझने वाले हर दौर में रहे हैं। बात यह है कि समझने वालों की संख्या कितनी है, तो ये नापने का पैमाना मेरे पास तो नहीं है, और ना ही उतना रिसोर्स है, ना वो ताकत है कि आप उस बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में हैं कि अब कुछ आसान हो गया है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो गलती कर रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं समझना चाहिए। मैं निराश नहीं हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उम्मीद और आशा का संबंध आपके लेबर से है। आप जितना लेबर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आशा की तरफ बढ़ेंगे। आप जो आराम से खटिया पर लेटकर सपना देखते हुए आप सपना देख सकते हैं, उम्मीद और आशा को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि अब वो खटिया पर लेट गए हैं और वो फिर से सपना देखने लगे हैं। तो देखें, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ किसी को सपना देखने से। कुछ ही महीनों की बात है। थैंक यू सो मच रवीश। थैंक यू सो मच, रियली अ प्लेजर।